नमस्कार, प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकृष्ण। डालते अभी तक की मुख्य हेडलाइन पर। नीतीश कुमार ने बकरीद में सामूहिक नमाज और मंदिर में सावन पूजा पर लगाई है। 2 महीने से जेल में बंद पप्पू यादव को मिली जमानत, कोर्ट ने दी हिदायत, दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। बिहार में दुगना होगा बसों का सफर, ट्रांसपोर्ट फेडरेशन ने किया फैसला, सरकार से करेंगे मांग। और कोरोना के संभावित तीसरी लहर से पहले बिहार में चालू होंगे 122 ऑक्सीजन प्लांट। अब खबरें विस्तार से। बिहार में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच सरकार ने एक बार फिर से सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। नीतीश सरकार ने सावन और बकरीद जैसे मौक़ों पर लोगों की भीड़ न हो, इसके लिए सख्त नियम बनाए हैं। इन नियम के तहत बकरीद के मौके पर जहां लोग सामूहिक रूप से नमाज नहीं पढ़ सकेंगे, तो वहीं सावन के महीने में शिवालय में होने वाली पूजा पर भी रोक लगाने का फैसला किया गया है। दरअसल बिहार में कोरोना के मामले कम जरूर हुए हैं, लेकिन सरकार की पूरी कोशिश है कि इसे फिर से सामूहिक रूप से फैलने से रोका जा सके। बकरीद से लेकर के पटना के डीएम चंद्रशेखर सिंह ने पुलिस अधीक्षक और तमाम पदाधिकारी के साथ बड़ी बैठक भी किया है। बैठक के बाद निर्देश जारी करते हुए डीएम ने बताया कि कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए बकरीद की नमाज सिर्फ घरों में ही पढ़ी जा सकती है। मुजफ्फरपुर जिले के समराहालय के सभा कक्ष में जिलाधिकारी प्रणव कुमार की अध्यक्षता में बकरीद पूर्व के मद्देनजर शांति समिति की बैठक की गई, जिसमें एसएसपी जयकांत, सिटी एसपी राजेश कुमार, एसडीओ कुंदन कुमार, डीपीआरओ कमल सिंह सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे हैं। बैठक में लिए गए कई अहम फैसले, कोरोना गाइडलाइंस को देखते हुए कई तरह के निर्देश भी जारी किए गए। लेकिन चूंकि शहरी क्षेत्र या मिट्टी का कोई घर है, सब पक्के का घर है, तो दफन करने का कोई जगह नहीं, तो वो घर के बाहर ही लोग हटेगा। और उसके बाद में जो लोग हैं उसके लिए पुलिस के द्वारा, मुजफ्फरपुर पुलिस के द्वारा सभी तरीके की तैयारियां कर ली गई हैं। इसमें जो भी डिप्लॉयमेंट है, इसमें लोगों को बताया गया है कि इस तरीके का कोई भी सामूहिक आयोजन नहीं होगा और न नमाज के बारे में कदम दिया गया है। सभी थाने लेवल पर भी इसमें हो गई है और वहाँ भी सभी लोगों को ये बातें क्लियर कर दी गई है। इसके अलावा पुलिस का डिप्लॉयमेंट पूरी तरीके से रहेगा और जहाँ भी ज़रूरत है वहाँ पर हम लोग की जो क्यूआरटी टीम्स हैं वो एक्टिव रहेंगी और हम लोग उम्मीद करते हैं कि पूरा फेस्टिवल बड़े पीसफुल तरीके से और कोई भी अनसीन इवेंट नहीं। थैंक यू। बकरीद जो आगामी बकरीद पर्व है जो 21, 22, 23 तारीख को मनाया जाएगा, उसको लेकर के शांति समिति के सदस्यों के साथ यहाँ पर समाहरणालय के सभागार में आज बैठक की गई और जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है और कोविड के गाइडलाइंस हैं वर्तमान में होम डिपार्टमेंट के द्वारा जो 5 जुलाई को निर्देश निकला है वो भी प्रभावी है। उसके आलोक में सभी लोगों से अपील की गई है कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर और होम डिपार्टमेंट के गाइडलाइंस के आलोक में ही बकरीद का त्यौहार मनाया जाना है। इसको लेकर के विभिन्न तरह के सुझाव भी लोगों से आए हैं, जिसमें नगर निगम के द्वारा साफ सफाई की व्यवस्था एवं अन्य व्यवस्थाएं आई हैं। तो ये सारी चीज़ें सुनिश्चित कराई जाएंगी और लोगों से हम लोगों का अनुरोध है कि बिल्कुल कोविड का डर थोड़ा ज़रूर कम हुआ है, लेकिन कोविड के संभावनाओं को हम लोग नहीं नकार सकते हैं, इसलिए हम लोगों को कोविड के प्रोटोकॉल को निर्वहन करते हुए इन पर्वों को मनाना है और इन सभी चीज़ों को बेहतर तरीके से कराने के लिए पूरी चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। सभी जगहों पर हम लोग आवश्यक रूप से पुलिस और मजिस्ट्रेट की तैनाती कर रहे हैं और हम लोग पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि सभी लोग के समन्वय से और बेहतर सहयोग और प्रयास से इन पर्वों को हम लोग बेहतर तरीके से मनाएंगे। सुपौल जिले से सटे भारत नेपाल सीमावर्ती वीरपुर थाना परिसर में वीरपुर एसडीएम कुमार सत्येंद्र यादव की अध्यक्षता में बकरीद पर्व और सावनी मेले को लेकर शांति समिति की बैठक दोनों समुदाय के जनप्रतिनिधि और गणमान्य व्यक्ति की उपस्थिति में की गई। बैठक में वीरपुर एएसपी रामानंद कुमार कौशल भी मौजूद रहे हैं, जहां कोरोना संक्रमण के तीसरे लहर के खतरे को देखते हुए बकरीद पर्व अपने घरों में मनाए जाने की अपील की गई। रोड वाला मामला कहाँ तक बाजार वाला कुर्बानी वाला भी पॉइंट जुड़ जाता है, लेकिन आपका तनाव उत्पन्न होने का कारण होता है, इस पर भी फोकस करना है, इस पर भी सावधानी रहना है। जहाँ भी इस तरह का बलि हो रहा है उसका जो भी अपशिष्ट बचता है उसको जमीन में डाल करके
तो कई बार ऐसा हुआ है कि बिना किसी के चाहे हुए कटे रहते हैं। सर, बीरपुर थाने में बकरीद पर्व और श्रावणी मेला को लेकर शांति समिति की बैठक रखी गई। इस बैठक में क्या क्या बात की जा रही है? मुख्य रूप से 2 बिंदुओं पर फोकस किया गया है। तो कोविड को लेके कोविड प्रोटोकॉल जो है उसमें उसको पूरी तरह से फॉलो करना है, क्योंकि धार्मिक स्थल विभाग के आदेशानुसार 6 अगस्त तक उस पर अनलॉक 4 का चल रहा है प्रक्रिया। तो उसमें सभी धार्मिक स्थल बंद हैं। कहीं भी सार्वजनिक स्तर पर धार्मिक स्थल पर कोई भीड़ इकट्ठा नहीं हो। सब लोग शांति से अपने व्यक्तिगत रूप से इस चीज़ को मनाएं, चाहे वो श्रावणी मेला हो या बकरीद का नमाज हो। इस चीज़ को लेकर के समाज के जो सभी दोनों समाज के जो प्रबुद्ध लोग हैं उनके साथ एक शांति समिति की बैठक आयोजित की गई है। दूसरा, बकरीद के मौके पे कुर्बानी को लेकर भी जो किसी तरह का जो सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने वाली जैसी कोई अराजक तत्वों का जो कुछ प्रयास हो उसको कैसे उसको डिफीट किया जाए, ख़त्म किया जाए, इन सब बिंदुओं पे इन लोगों के साथ बैठ कर एक बैठक आयोजित की गई। सर, एक जानकारी आई जो सुन्नी बोर्ड के द्वारा जो है कुछ निर्देश जारी किया गया, सर वो क्या है? सुन्नी वक्फ बोर्ड के द्वारा भी अपील किया गया है धार्मिक मुस्लिम समुदाय के लोगों से कि बकरीद को कोरोना प्रोटोकॉल को पूरी तरह से फॉलो करते हुए और शांति तरीके से मनाया जाना है। उसके संदर्भ में सभी लोगों को अवगत करा दिया गया है। सभी को वो जो अपील है उसकी कॉपी भी सब लोगों को प्रोवाइड कर दिया गया है। थैंक यू। पिछले 2 माह से भी ज़्यादा समय से जेल में बंद पप्पू यादव को जमानत मिल गई है। पटना की जिला अदालत ने पूर्व सांसद जन अधिकार पार्टी सुप्रीमो राजेश रंजन और पप्पू यादव को जमानत दे दी है। अदालत ने पप्पू यादव को हिदायत भी दी है कि आगे आप ऐसे काम नहीं करेंगे। हालांकि यह जमानत उन्हें बिना अनुमति के धरना प्रदर्शन करने और सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के मामले में दी है। जमानत मिलने के बाद भी पप्पू यादव फिलहाल जेल में ही रहेंगे। बिहार की राजधानी और पटना जिला लगातार कोरोना वैक्सीनेशन अभियान को लेकर के सफल बनाने में जुटा है तो नए कीर्तिमान भी स्थापित कर रहा है। जिले के 3 वैसे केंद्र जहां 24 घंटे कोरोना टीकाकरण किए जा रहे हैं, वहां 8 जून से अब तक 2 लाख लोगों का टीकाकरण हो चुका है। 2 लाख टीका पूरा करने के बाद 24 घंटे कार्यरत सभी कर्मी को जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया और जिलेवासियों को बधाई दी। जिलाधिकारी ने टीकाकरण को लेकर के नया प्रयोग किया था जिसके तहत 24 घंटे लोगों को वैक्सीन दिया जा सके। पटना में पाटलिपुत्र अशोका होटल, पाटलिपुत्र स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स और पॉलिटेक्निक कॉलेज को चिन्हित किया गया था। बिहार में बसों से सफर करने के लिए यात्रियों को अब दोगुना किराया चुकता करना पड़ सकता है। डीजल के बढ़ते कीमत और गाड़ी के रखरखाव को देखते हुए बस मालिक ने किराए में बढ़ोतरी करने की मांग सरकार से की है। बताया जा रहा है कि इस संबंध में जल्द ही अपना प्रस्ताव राज्य सरकार को सौंपेंगे। अगर राज्य सरकार उनके प्रस्ताव पर सहमत हो जाती है तो राज्य में सार्वजनिक परिवहन का किराया अचानक काफ़ी बढ़ जाएगा। मोटर ट्रांसपोर्ट फेडरेशन ने डीजल के मूल्य में वृद्धि को देखते हुए बसों का सरकारी किराया दोगुना करने, कोरोना काल में 4 माह का टैक्स माफ करने, बसों में 50% की जगह 100% यात्री बैठाने समेत आधा दर्जन से अधिक प्रस्ताव पास किए हैं। बालू के अवैध खनन में संलिप्त अधिकारी पर सरकार ने कार्रवाई की है। अब तक 41 अधिकारी को हटाया गया है तो वहीं अन्य अधिकारी पर अभी भी सरकार की नज़र है। बालू खनन में संलिप्त अधिकारी जो हटाए गए हैं उनकी संपत्ति जांच के लिए कोशिश तेज हो गई है। अफसर की संपत्ति जांच के लिए ईओयू ने 3 दर्जन अधिकारी की टीम बनाई है। अलग अलग टीम अधिकारी की संपत्ति को जांचेंगे और सबूत मिलने पर आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया जाएगा। अधिकारी की जांच टीम में कई आय से अधिक संपत्ति की जांच एक्सपर्ट हैं। आपको बता दें कि बालू खनन में लिप्त अधिकारी पर सरकार ने कार्रवाई करते हुए उन्हें मुख्यालय भी अटैच किया है। कोरोना की दूसरी लहर में सबक लेने के बाद बिहार अब ऑक्सीजन मामलों में आत्मनिर्भर राज्य बनने जा रहा है। राज्य के हर जिलों में अब अपना ऑक्सीजन प्लांट होगा। पीएम केयर फंड के सहयोग से राज्य में तैयार हो रहे 122 ऑक्सीजन प्लांट का काम काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। पटना के पीएमसीएच, एनएमसीएच और आईजीआईएमएस में ऑक्सीजन प्लांट तेज़ी से तैयार हो रहे हैं। इसके अलावा राज्य के बाकी सभी 7 मेडिकल कॉलेज समेत कुल 122 जगहों पर प्लांट लगाए जा रहे हैं। बिहार में एक साथ बैठकर जाम छलकाना कई मुखिया के लिए भारी पड़ गया। रविवार को सासाराम के दरिगांव में शराब पीते 6 मुखिया को गिरफ्तार किया गया था। इन सभी मुखिया को पंचायत परामर्श समिति के अध्यक्ष पद से हटा दिया जाएगा। इस संबंध में जिलाधिकारी धर्मेंद्र कुमार ने पंचायती राज विभाग को पत्र लिखा है। साथ ही सासाराम प्रखंड के बीडीओ को भी निर्देशित किया गया है संबंधित मुखिया को परामर्श समिति से हटाने की प्रक्रिया शुरू की जाए। में जानकारी अभी हासिल हुई है और इस संबंध में ब्लॉक लेवल ऑफिसर जो हैं उसको मेरे द्वारा निर्देशित हुए हैं कि समिति के सदस्य होते हैं, ये लोग सलाहकार समिति के सदस्य होते हैं। तो हम लोग
ACS पंचायती राज को मेरे स्तर से लेटर जा रहा है कि इनको समिति से हटा दिया जाए, ये लोग उस रैंक के योग्य नहीं हैं। तो आज ही मेरे द्वारा लेटर भेजा जाएगा। इस संदर्भ में उनसे मेरी फ़ोन पे दूरभाष पे बातचीत भी हो गई है और हम लोग इस केस में भी फ्यूचर में भी इस टाइप के जितने भी रहेंगे केस, हम लोग एक्साइज एक्ट के प्रति बहुत सीरियस हैं और यदि इस टाइप की शिकायतें होंगी प्राप्त तो हम लोग सलाहकार समिति से उनको हटाएंगे। ठीक है। राजधानी में पुलिस का इकबाल खत्म हो गया है। सिगरेट पान मसाला व्यवसायी से लूट के दौरान अपराधियों ने उसे गोली मार दी है। घायल अवस्था में उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि मालसलामी थाना क्षेत्र के मंसूरगंज मंडी में दुकान बंद कर घर जा रहे सिगरेट पान मसाला व्यवसायी राजेश कालिया को अपराधी ने बीच मंडी में ही गोली मार दी है। व्यवसायी को गोली उनके जांघ में लगी है। गोली मारने के बाद अपराधियों ने 15 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। हो गया था, गोली चला दी, धान धान चल। किस चीज का दुकान था आपका वहाँ? पान मसाला सिगरेट का। कहाँ पे दुकान हुआ आपका? मेन रोड मसूरगंज। आप लोग से पैसा भी लिया है सिंचान? हाँ। कितना लिया? पैसा था 15। बिक्री था गिना सजावन नहीं था। लमसम कितना होगा? 15-20 लाख। क्या नाम हुआ आपका? राजेश कुमार। जो लोग गोली चलाए उन लोग को पहचानते हैं? सब काला पट्टी बांधे हुआ था, काला शर्ट भी पहने हुआ था, एकदम सब था। 4-5 आदमी से था। कहाँ पे ये गोली मारा गया है? इमारत के ठीक सामने। क्या नाम था इनका? राजेश कुमार। कौन लगते हैं आपके? मेरे भाई हैं। क्या करते थे? बिजनेस है, दुकान है। लूटपाट के क्रम में क्या अंदाजा से जो बता रहे हैं राजेश कुमार कि लगभग 12-15 लाख रुपया था। स्टॉकिस्ट हैं सिगरेट गुटखा के और मंडे को इनके यहाँ लोग पैसा जहाँ से कलेक्ट करते हैं। कलेक्ट करने के बाद वो पैसा वही रात में अपना दुकान बंद करके निकल रहे थे। उसी समय 4 लोग आके इनके साथ मारपीट किया है और वो पैसा छीन लिया। तो लूटपाट किया गया है इनके साथ और उसके बाद गोली चलने की बात आ रही है। पैर में गोली मारा है इनको और सर पे भी कुछ। कितने लोग थे? अपराधी कितने थे? 4 लोग थे। 4 लोग थे। किस चीज़ से लोग आए थे? ये लोग पैदल ही थे। क्या कुछ अब तक हालांकि हम लोग कुछ लोगों का शक के आधार पर पहचान किए हैं और छापेमारी कर रहे हैं। कहाँ पर ये लूट हुई है सर? देखिए मंसूरगंज में इनकी दुकान है और वहीं से लगभग 1-2 बांस आगे ही अपना स्कूटी से लेकर निकले थे। उसी समय 4 लोग घेर के इनके साथ। क्या चीज़ का व्यापार करते थे? सिगरेट और गुटखा का। भागलपुर जिला के नवगछिया अनुमंडल के कोशी के कटाव का कहर बदसूरत जारी है। नवगछिया के रंगरा प्रखंड के जहांगीरपुर वैसी में तेजी से कटाव हो रहा है। कोशी का पानी घर के मुहाने तक पहुंच चुका है। कटाव विरोधी कार्य के नाम पर पैसों की बंदरबांट हो रही है। कोसी नदी के किनारे डाली गई बालू की बोरी भी पानी में समाते जा रहा है। लगातार हो रहे कटाव से ग्रामीण सहम चुके हैं और रत जगा कर रहे हैं। कटाव निरोधी कार्य शुरुआती दौर में किए गए होते तो ऐसे हालात नहीं होते। अधिकारी के प्रति ग्रामीण खासे आक्रोशित हैं। यहाँ से बना नजदीक में बनाएंगे। ऑन कर दो, ऑन करिए। चला अब लीजिए, अब चल दिया थे। कोई तरीका है बुरा गेला। ले लो सब लो। अरे तरीका ला सब ला। देखा कौन गया? अब हो जाएगा। हम लोग कहाँ थे? दीजिएगा सोशल मीडिया पे। करे कैसा धमाल होगा। है गया लो। भागलपुर के बबड़गंज थाना अंतर्गत हुसैनाबाद के मुगलपुरा मोहल्ले में दिन दहाड़े गोली चलने से गर्भवती महिला की मायागंज अस्पताल में मौत हो गई। पिता मोहम्मद आरिफ जो जदयू के नगर महासचिव हैं, उन्होंने बताया कि इम्तियाज जो फिलहाल जेल में बंद है, उसकी पत्नी जेबा खातून ने अपने बेटे बादशाह और इंतजार के साथ आई और 6 से 7 राउंड गोली चलाया, जिसमें कि एक गोली उनकी बेटी काजल को लग गई। आनंद थाना में मायागंज लाया गया, जहाँ इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।
क्या गाली देने? अच्छा, क्या बोला वो? बोला कि तारीफ का बेटा थे तो बहुत उछलता थे, दो लोग को बहुत मार गोली मार दो, सब हाथ पकड़ के मारने लगा। फिर वहाँ पे आदमी सबने छुड़ाया तो बहुत देर तक 4 घंटा बंद रखा तुमको? कहाँ, घर में? आधा 1 घंटा पूरा रोका सर, पूरा बाहर रोड पर रोक के हमको रखा सर, जाने नहीं दे रहा था। बोला रुक आदमी लोग को 1 घंटा घेर के रखा पूरा सर। सब्जी लेके बारिश में भीग के पूरा भीग के बोला मार सकते को, तेरे नौ से भाई को मार सकते। आरिफ क्या करते हैं? 6 तारीख की घटना ये वाली घटना जमीन का कोई विवाद नहीं है? नहीं, ये गोली जुम्मा के दिन सर 2 दिन पहले मेरे बेटा को शुक्रवार के दिन बादशाह और ये लोग रोक के रखा हुआ था करीब। बादशाह कौन? और इंतजार और ये रहमत कुरैशी, तो सर ये लोग रोक के रखा हुआ था। तो हम जब खोजने लगे तो उसके बाद गए ढूंढने के लिए, तो मिला, आ गया मेरा बच्चा घर पे। तो पूछे तो बोला ऐसे पापा रोक के रखे हुआ था, बोला था तेरे को गोली मार देंगे तेरे पूरे परिवार को। हम लोग उतना सीरियस नहीं लिए, बोले दूर जो मार देगा तो मार देगा, हटाओ, रंगबाज लोग बोलने का काम है उसका। उसके बाद सर रात में 11 बजे इम्तियाज़ की वाइफ बुलाने के लिए भेजी मेरे बच्चे को। तो हम तो सर बाहर थे, तो आए तुरंत, तो आए तो हम साथ में लेके जी रात के कल रात में 11:30 बजे। तो उस टाइम वो गेट में थी लेकिन बाहर निकली नहीं। तो मॉर्निंग में बादशाह आया, मुझसे पूछे कि हम बोले इम्तियाज़ के दरवाजे पे, तो हम बोले क्या दुश्मन आ गई तेरा मेरा, और काहे मेरे बच्चा को रोका था? कोई दुश्मन आ गई तो बोल हम घर छोड़ के चले जाते हैं। तो नहीं, तुम लोग को गोली मार देंगे, अभी मार देंगे, रुक तुम 5 मिनट 10 मिनट। हम लोग रुके रहे सर वहाँ पे 5-10 मिनट बाद बच्चे को लेके। फिर हम मेरी वाइफ बोली कि पापा चलिए नाश्ता करा देते हैं। मेरी वाइफ बोली नाश्ता कर लो आप, मेरे को जाना था सर कहीं। तो हम नाश्ता करने के लिए बैठे हैं, उसके बाद धड़ाधड़ गोली चलाने लगा। मेरी बेटी निकली तो मेरी बेटी को मार दिया। ये सुबह गोली जेवा मारी है, इंतजार मारा है रहमत कुरैशी, और ये खड़ा होकर सर मरवाया है बब्बन उर्फ बाबा, जिसका नाम है शाहनवाज खान बब्बन उर्फ बाबा, शहबाज कुरैशी, पेशर नाजिम कुरैशी। जेवा का पति इम्तियाज जेल में है? जी सर, वो जेल में है, और उसको ये शंका है, बार बार हमसे कहती है कि तुम मेरे दूल्हा को पकड़वाए। हमको क्या मतलब है सर? सुबह जो कॉल किया था, धमकी दिया था? जी सर। तो सर से आप बात करवाएं, किस लिए कॉल किया? सर वो मेरे को बोल रहा था कि तेरी बेटी मरने गई, तेरा पूरा परिवार मर जाएगा 2 दिन के अंदर अगर केस किया या मीडिया को कुछ बोला तो। अब पुलिस मुखबिर वाला क्या बोल रहा है? जी यही बात बोला सर कि पुलिस मुखबरी कराना, अभी देख ले, अभी तुम्हारी बेटी मरी है, अब तुम लोग पूरा सर परिवार मरेगा। तो सर बोला तुम पहचान रहा है किससे बात कर रहे हैं? तो हमने सर जैसे गोली लगा सर हम तो बौखला गए थे सर। हमने अपने तुरंत सर को फ़ोन किए सर, वो अपने फरिश्ते की तरह पूरी टीम को लेकर आए और लाके अपने यहाँ इलाज कराए। मुझसे तसल्ली भी दी कि टेंशन नहीं लेना, प्राइवेट इलाज करवाएंगे और तुम्हारी बच्चे को बचा लेंगे। लेकिन नहीं बची मेरी बच्ची सर। किसी की गिरफ्तारी की? जी उन्हीं के गिरफ्तारी के लिए गए हुए हैं। बेटी का क्या नाम? बेटी का नाम काजल है सर। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद आरिफ खान है सर। नालंदा के बेना थाना इलाके के नेशनल हाईवे 20 पटना गांव के पास रखे सरकारी रेलवे पटरी को अज्ञात चोरों ने दिन दहाड़े चोरी करने की घटना को अंजाम दे रहे थे। आपको बताते चले कि नेशनल हाईवे पर चौड़ीकरण का काम किया जाना है, जिसे समीक्षा के लिए कर्मियों के द्वारा रोड के किनारे रखे हुए सरकारी पोल को निरीक्षण कर रहे थे। इसी दौरान एक हाइडा मशीन के द्वारा ट्रक पर रेल पटरी को अज्ञात चोरों शाम 4 बजे करीब पोल को लोड कर रहे थे। निरीक्षण कर रहे स्टाफ के द्वारा पूछा गया तो बताने से इनकार करते हुए संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया, जिसके बाद संदेह के आधार पर थाना को सूचित किया गया। बाद में पुलिस ने पहुंचकर चोर को गिरफ्तार कर थाने ले गई। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जिसके द्वारा यूटिलिटी से संबंधित रजौली और बख्तियारपुर के बीच काम किया जा रहा है। इसी कंपनी के द्वारा लोहे का जो पोल है उसको अलग अलग जगहों में गिराया गया था। आज सूचना प्राप्त हुई कंपनी के कर्मी के द्वारा कि कुछ लोग इसको गाड़ियां लगाकर इसको लोड कर रहे हैं। इसी सूचना पे हम लोग स्वयं यहाँ आए। जैसा आप लोग देख रहे हैं, जो लोड करने वाले कुल 4 जो व्यक्ति हैं उन्हें, और जो गाड़ी है डाला और जो पोकलैन है उसको हम लोगों ने जब्त किया है। और इसको हम लोग जो वेना ओपी है उसके अंतर्गत आता है, वहाँ FIR हम लोग दर्ज करेंगे। विशेषकर पहले भी कंपनी के द्वारा इस प्रकार की सूचना दी गई थी कि चेरो OP क्षेत्र में इस प्रकार का प्रयास किया गया था, जिसके संबंध में हम लोग विधिवत FIR दर्ज कर हम लोग अनुसंधान कर रहे थे। इसी क्रम में आज ये जानकारी मिली है। इस नेटवर्किंग में जितने भी लोग शामिल होंगे उनके विरुद्ध हम लोग गहराई से अनुसंधान कर विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे।
कितने बजे? लाला की खबरें इतना ही, आप देखते रहे प्रेस न्यूज़। नमस्कार।